जीवन, हमारे काम से जुड़ाव, इस विषय पर जो हम एक श्रृंखला गांधी वेबिनार्स की कर रहे हैं, उसका ये तीसरा वेबिनार है। और आज का हमने जो विषय रखा है वो है गांधी दर्शन में जो समाज की कल्पना है, जो स्वराज की कल्पना है ना, उसको समझें और ये देखें कि हमारा जो भारतीय समाज है वो किस हद तक उस कल्पना के नज़दीक है या उससे दूर है ना, या दूर जा रहा है या नज़दीक जा रहा है, इसकी थोड़ा पड़ताल करें। और पड़ताल से पहले उस दर्शन को पहले समझें कि वो दर्शन क्या है। और उसके लिए हमने कोशिश की थी कि गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज के कुछ अंश हम आप तक पहुंचाएं और आप उनको थोड़ा पढ़ें, तो थोड़ा सा हमारी पूर्व तैयारी उसकी हो जाएगी। उस दृष्टि से हमने कुछ अंश आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उम्मीद करते हैं कि आपने थोड़ा बहुत उसको पढ़ा होगा और उससे आपकी जिज्ञासाएं बढ़ी होंगी ना। तो आज का जो विषय है वो इसी गांधी दर्शन में जो समाज की कल्पना है या स्वराज की कल्पना है उसको समझने को लेकर है। और उसमें आप जैसे देखेंगे, और आप जिन लोगों ने उसको पढ़ा है थोड़ा या किसी से सुना है, तो उसमें गांव का एक बहुत केंद्रीय रोल है कि वो जो पूरी समाज की कल्पना है वो कहीं ना कहीं उसके केंद्र में एक गांव है। और वो गांव कैसे एक स्वावलंबी गांव है ना, उसमें हाथ के काम का क्या महत्व है, उसमें यंत्रों की कितनी ज़रूरत है और किस प्रकार के यंत्रों को उसमें हमको जगह देनी है या उसके कारण वो आत्मनिर्भरता हासिल करनी है। साथ ही वहाँ पर धर्म को हम कैसे देखें, धर्म या नीति को हम कैसे देखें। कुछ साथियों का वीडियो ऑन है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो ऑफ रखिए। जब तक आपको इनको देना कहनी है तब तक आप ऑडियो और वीडियो कृपया दोनों ऑफ रखें। ये हम हर बार रिक्वेस्ट पहले भी कर चुके हैं, अभी फिर से कर रहे हैं। अ, तो अ, आगे मुझे यही कहना था इसमें कि गांधी जी के जो समाज की कल्पना है उसमें सद्गांव एक बहुत केंद्रीय भूमिका है उसकी। उसको सुजीत जी अच्छे से हमको समझाने का प्रयास करेंगे। और साथ में उसकी उसमें आधुनिक जो सभ्यता है जिसमें हम सब आज के दिन रहते हैं, उस आधुनिक सभ्यता की एक आलोचना है या उस पर एक टिप्पणी है कि उसको गांधी जी कैसे देखते हैं। तो उसमें वो चाहे हमारे बड़े बड़े उद्योग धंधे हों या हमारी अदालतें हों, हमारा पार्लियामेंट हो, हमारे अस्पताल हों, है ना, या हमारे जो भी हमने जिस यंत्रों के सहारे, ऑटोमेटिक यंत्रों के सहारे अपना जीवन जिस तरीके से ढाल लिया है, उसको कैसे देखते हैं गांधी दर्शन में, उस पर भी शायद आज बात होगी। और इस बात को रखेंगे हमारे बीच हमारे मेहमान सुजीत जी। सुजीत जी का स्वागत है एक बार फिर से। सुजीत जी का एक छोटा सा परिचय मैं आपके बीच रखना चाहूँगा, फिर सुजीत जी आपसे बात करेंगे। तो सुजीत किसी का ऑडियो ऑन है तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपया अपना ऑडियो ऑफ कर दें, है ना। नहीं तो डिस्टर्ब होगा बातचीत में, इस तरह से व्यवधान अच्छा नहीं है। तो एक छोटा सा परिचय सुजीत जी का रख रहे हैं। सुजीत जी हमारे ही तरह एक बहुत लंबे समय तक उन्होंने टीचिंग यानी शिक्षण का कार्य किया है। वो चाहे आदिवासी एक आवासीय विद्यालय में उन्होंने टीचिंग की हो, या अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में लंबे समय उन्होंने एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो एक तो हमसे उनका सीधा जुड़ाव इस रूप में है कि वो भी हमारी तरह एक शिक्षक रहे हैं लंबे समय। और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो केमिस्ट्री विषय में की। तो ये भी एक दिलचस्प बात है कि वो पढ़ाई तो केमिस्ट्री में किए और उन्होंने बहुत शिक्षण कार्य जो है वो गांधी जी और टैगोर जी, इनके दर्शन के अराउंड उन्होंने अपना शिक्षण कार्य किया है। उनकी पढ़ाई आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमएससी किया और उन्होंने पीएचडी की डिग्री अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हासिल की, है ना। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी समय, करीब 25 साल शायद या उससे भी अधिक, गांव में कैसे गांव की व्यवस्था को शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या पानी हो या पंचायत हो या कृषि हो, इन सभी पक्षों पर उन्होंने बहुत लंबे समय काम किया है।
और इस वजह से हम मान सकते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ गांधी दर्शन को पढ़ा है, बल्कि उसको अमल में लाने का भी, उस पर काम करने का भी प्रयास किया है, जो गांधी जी शायद हम सभी से चाहते थे कि हम केवल अध्ययन तक ही सीमित ना रहें, हम उस पर काम करें। और क्योंकि देश जो बनेगा वो उस पर अमल करके बनेगा, या उस काम को आगे बढ़ा के बनेगा। तो उस पर काफ़ी काम सुजीत जी ने किया है, तो उनके अनुभवों से हम लाभान्वित होंगे आज। और करीब 1 घंटा सुजीत जी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको प्रश्नोत्तर के लिए खोलेंगे। तब तक आप ज़रूर अपनी तरफ से थोड़ा संयम रखिएगा, अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखिएगा। सुजीत जी से एक रिक्वेस्ट है कि उनके सामने जो एक मेन्यू दिख रहा है, एक बार दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, उसमें जो 3 डॉट हैं उसमें जाएंगे तो एक ऑप्शन दिखता है कि स्टॉप इनकमिंग वीडियोस वाला, उसको ऑफ कर देंगे, उसको क्लिक कर देंगे तो शायद उनको डिस्टर्ब नहीं होगा जब कभी भी कोई व्यक्ति गलती से अपना वीडियो ऑन करता है। और ऐसे ही एक ऑप्शन है जहाँ पर पीपल दिख रहा है, जहाँ पे 2 मनुष्य जैसी आकृतियाँ दिख रही हैं राइट हैंड साइड में लाल बिंदु के बगल में, उस पर क्लिक करेंगे तो दाहिनी तरफ एक बड़ा मेन्यू, एक बड़ा खुलता है, एक तरह का कौन कौन उपस्थित है इस सभा में उसकी लिस्ट खुलती है। और उसमें जब जाएंगे तो आपको ऊपर दिखेगा म्यूट ऑल। म्यूट ऑल का मतलब है बाकी लोगों को आप म्यूट कर सकते हैं यहाँ से जाके, जिससे कि आप डिस्टर्ब नहीं हो, है ना। तो करंटली इन द मीटिंग करके एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप वो पीपल वाला खोलेंगे और उसी के सामने म्यूट ऑल करके एक ऑप्शन है जिसको दबाएंगे तो आप बाकी को म्यूट कर देंगे और फिर वो डिस्टरबेंस नहीं आएगा। वो तो हालांकि लोग, नहीं दिख है रहा ना, है, म्यूट ऑल बटन नहीं दिख रहा है। आप इस पे जाके देखिए जो बार है ना आपके सामने, उस बार में एक पीपल करके ऑप्शन है जहाँ पर राइट हाँ साइड पे, हाँ, जहाँ पर, उसमें है ना। घुसे हैं। जीत भाई, सर हाँ, एज ए गेस्ट जुड़े हैं ना, तो उनको नहीं दिखेगा वो। ओके, हाँ तो हम कर सकते हैं उसको ना, लेकिन हाँ, हम करेंगे हाँ, तो फिर सुजीत जी तो भी फिर म्यूट सर हो भी हो जाएंगे ना। जाएंगे। जी जी। वो हाँ, तो तो हम अपने ये को अनम्यूट कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जी ठीक है सर। तो देखते हैं, हम अब सब लोगों से ही संयम रखने की अनुरोध करेंगे कि वो कम से कम बीच में डिस्टरबेंस ना करें। 1 घंटे के बाद उनको बोलने का मौका मिलेगा तब वो ज़रूर अनम्यूट कर सकते हैं। जैसे हम्म। अभी भी हमारे एक सर हैं, उन्होंने वीडियो ऑन करके रखा हुआ है, तो शायद अभी ये टेक्नोलॉजी नई है तो लोग कई बार नहीं भी उनको मालूम होता कि कैसे चीज़ों को मतलब ऑफ या अनम्यूट करना है। तो भाई साहब, एक हमारे हरीश चंद्र जोशी जी हैं। ठीक है, हम्म। थैंक यू सर। तो सुजीत जी, और देर नहीं करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम सबकी तरफ से, राजस्थान के शिक्षकों की तरफ से और यहाँ राजस्थान में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की टीम की तरफ से। आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं सर। आपके पास 1 घंटा सीधा सीधा अपनी बात रखने का है, और फिर हम लोग थोड़ा बहुत सवाल जवाब भी करेंगे, है ना? बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद हमको यहाँ बुलाने के लिए आज। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ के एक महान शिक्षाविद थे अमेरिका के, जॉन डूवी, और दार्शनिक भी थे। तो उनकी एक कहावत है, ये ऐसा है कि अगर हमें मालूम है कि किस तरह का समाज चाहिए, तो ये भी साफ हो जाएगा कि हमें किस तरह की शिक्षा देनी है। तो फिर से मैं एक बार बोलता हूं, अगर हमें मालूम है कि किस तरह का समाज चाहिए, तो ये भी साफ हो जाएगा कि हमें किस तरह की शिक्षा देनी है। तो गांधी जी की शिक्षा नई तालीम के बारे में आप लोगों ने राधा भट्ट जी से कहानी तो सुन रखी है। आज हम गांधी जी के आदर्श समाज के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि किस समाज के लिए नई तालीम सोची गई थी। और ये हम 1909 में, आज से 111 साल पहले, गांधी जी ने एक छोटी सी किताब लिखी थी, हिंद स्वराज। हम उस किताब के जरिए ही गांधी जी की जो आदर्श समाज है उसके बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे। तो ये जो हिंद स्वराज पुस्तिका, जिसका जीत ने जिक्र किया कि आप लोगों को भी दिया गया है, ये हिंद स्वराज मूलतः
आधुनिक सभ्यता, या जिसको आज हम उद्योगवाद कह सकते हैं, उसके विरुद्ध लिखी गई ये पुस्तिका है। तो ये चीज ख्याल रखिए कि ये जो हिंद स्वराज आज से 111 साल पहले लिखी हुई किताब, ये आधुनिक सभ्यता या उद्योगवाद के विरुद्ध लिखी गई पुस्तिका है। तो इस पुस्तिका में एक जगह गांधी जी कहते हैं, ये सभ्यता तो ऐसी है कि अगर हम जरा धीरज धरें तो ये अपने आप विनष्ट हो जाएगी। तो सोचिए, आज से 111 साल पहले गांधी जी कह रहे हैं कि ये आधुनिक सभ्यता तो ऐसी है कि अगर हम जरा धीरज धरे तो ये अपने आप विनष्ट हो जाएगी। तो आज जिसको हम IPCC कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर निगाह रखने के लिए सब देशों ने मिलके जो वैज्ञानिक का जुट बनाया है, उसको IPCC कहते हैं। उनका कहना है कि बस 10 साल बाकी हैं। हम मनुष्य ने पृथ्वी को ऐसा निचोड़ा है कि बस 10 साल बाकी है, और जिस रफ्तार से हम अभी भी नष्ट किए जा रहे हैं, 10 साल बाद तो ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे कि उसको हम लौटा नहीं पाएंगे। तो मनुष्य के लिए एटलीस्ट प्रकृति नष्ट हो जाएगी, ये उनका कहना है। और लगभग ऐसी ही बात गांधी जी ने 111 साल पहले कही थी हिंद स्वराज किताब में। तो ये कब लिखी गांधी जी ने ये किताब? तो वो 1909 की बात है। वो लंदन गए थे, दक्षिण अफ्रीका में रहते थे गांधी जी तब। वो लंदन गए थे दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की तरफ से अंग्रेज सरकार को कुछ बातें बताने के लिए कुछ परवरिश करने के लिए गए थे। पर वो बात तो ज्यादा जमी नहीं। पर वो वहां लंदन में जो 4-5 महीने थे, तो वहां जितने भी भारतीय नौजवान और दूसरे जो भारतीय थे, उनके साथ उनकी तरह तरह की बातें, तरह तरह की बहस होती रही। और वो बहुत डिस्टर्ब थे वो सब बातें सुनकर। तो जब वो जहाज से लौट रहे थे, उनको लगा कि उनको तो अब भी कुछ लिखना है। और वो जहाज की जो स्टेशनरी होती है, जो कागज होता है, उसी को लेकर वो ये हिंद स्वराज लिखने लगे। और इतनी जल्दीबाजी से लिखा उन्होंने, करीब 2075 पन्ने बन गए। और जब उनका दाहिना हाथ दुख जाता था लिखते लिखते, वो बाएं हाथ से लिखने लगे। तो करीब 275 पन्नों में से 60 पन्ना तो उन्होंने बाएं हाथ से लिख डाला। और वो दक्षिण अफ्रीका लौटे, और लौटते ही उनकी जो खुद की पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन, उसमें 2 अंक में, दिसंबर 11 और दिसंबर 19 के अंक में 1909 उन्होंने गुजराती में ये हिंद स्वराज छाप दी। तो थोड़ी बहुत हलचल मची, गुजराती में लोगों ने पढ़ी। तो काफी लोगों ने उनको कहा कि ये जो बात आपने लिखी है, ये तो बहुत जरूरी चीज है, ये तो दूसरों को भी पढ़नी चाहिए। तो गांधी जी ने खुद उसका गुजराती से अंग्रेजी अनुवाद किया, और वो 1910 के मार्च में वही इंडियन ओपिनियन में तो ये है ये हिंद स्वराज के लिखने और छपने की कहानी। अब इसका तरीका है, ये हिंद स्वराज जिस प्रकार से लिखी गई है, तो इसमें एक पाठक है और एक संपादक है। तो गांधी जी हैं खुद संपादक, और जिसके साथ उनका वार्तालाप हो रहा है, जिसके साथ तर्क वितर्क हो रहा है, वो है पाठक। अब ये कौन है ये पाठक? तो एक तो है कि लंदन में जिन भारतीय नौजवानों के साथ उनकी बहुत तरह की बहस हुई थी कि कैसा देश चाहिए, किस तरह से वो देश आएगा, उसमें तरह तरह की बातें हुई थी। पर इसके अलावा गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष में क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, 1905 में जब बंग भंग आंदोलन हुआ तब किस तरह की चीजें हुई, ये जो स्वराज का मामला भारतवर्ष में उठा है, तो वहां के जो शिक्षित युवक हैं और शिक्षित वर्ग हैं वो क्या बोल रहे हैं इस बारे में। गांधी जी एकदम पूरा एकदम इसका ख्याल रख रहे थे, अखबारें पढ़ रहे थे, बातें हो रही थी उनकी, तो वो भी उनके पाठक हैं। तो जिनके साथ वो तर्क कर रहे हैं, एक तो है इंग्लैंड के ये भारतीय नौजवान, एक है भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के लोग, और जो शिक्षित वर्ग है वो भी, और जो अंग्रेज हैं जो भारतवर्ष में है और इंग्लैंड में है वो भी उनके पाठक हैं। तो इन 4-5 तरह के लोगों के साथ उनको पाठक बनाकर गांधी जी संपादक बन के उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं। और ये जो हिंद स्वराज में जो बातें वो कर रहे हैं ये पाठक के साथ, उसमें कई उद्देश्य है। तो उसमें एक प्रधान उद्देश्य है कि ये जो शब्द स्वराज, पहला तो है गांधी जी कह रहे हैं कि ये जितने लोग हैं ये स्वराज का असली मतलब नहीं समझे हैं। मैंने स्वराज से क्या समझा है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये एक पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि ये राजनैतिक तथा और भी किसी भी प्रकार की हिंसा, जोर जबरदस्ती का विरोध करना। तो गांधी जी को लगा कि भारतवर्ष में और इंग्लैंड में और जो नौजवान भारतवर्ष से भाग के जर्मनी, फ्रांस, रशिया, अमेरिका में भी तब भाग के बैठे थे, ये सब हिंसा के विश्वासी थे। उनको लगता था कि जो कुछ भी हासिल करना है उसको हिंसा से करना है, और गांधी जी तो इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। तो उनका दूसरा उद्देश्य था कि ये दिखाना कि हिंसा और जोर जबरदस्ती से कोई भी आदर्श समाज नहीं बन सकता। ये उनका दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा जो प्रधान उद्देश्य था वो गांधी जी ने देखा कि लगभग सभी की राय ऐसी है कि ये जो आधुनिक सभ्यता है, ये जो पूरे पृथ्वी में जल्दी से जल्दी आ रही है, यूरोप में, अमेरिका में ज्यादा से, ये आधुनिक सभ्यता को जल्दी से जल्दी भारतवर्ष में लाना है। और इसके लिए हमें ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हटाना है, और जरूरत हो तो हिंसा से हटाना है, क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद ही आधुनिक सभ्यता को भारतवर्ष में नहीं आने दे रही है। तो अगर हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हटाते हैं तब हम आधुनिक सभ्यता को जल्दी से जल्दी भारतवर्ष में लाएंगे। और गांधी जी को तो ये आधुनिक सभ्यता बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अतएव हिंद स्वराज लिखने का मुख्य उद्देश्य बन गया कि इस आधुनिक सभ्यता का पूरी तरह विरोध करना और उसके विकल्प का कुछ आभास देना। यह हो गया गांधी जी का प्रधान उद्देश्य, कि दिखाना कि यह आधुनिक सभ्यता बिल्कुल अच्छी नहीं है और ये हमें नहीं चाहिए, और इसका विकल्प क्या हो सकता है। तो ये 3 प्रधान उद्देश्य से गांधी जी ने हिंद स्वराज लिख डाली। तो हिंद स्वराज में 20 अध्याय हैं। उन 20 अध्यायों में से सोचिए कि लगभग 13-14 अध्याय में तो गांधी जी ये आधुनिक सभ्यता का विरोध कर रहे हैं, उसके विरुद्ध तरह तरह की बातें कह रहे हैं। और केवल 4 अध्याय हैं जिसमें गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। तो पहले ही तरफ में ये चौथे अध्याय में, उसका नाम है स्वराज क्या है, तो वो पाठक के मुंह से ये बात निकलती है। पाठक से वो पूछ रहे हैं बार बार, तो तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए। तो पाठक कहता है, जब हमारे पास क्षमता होगी
हम भी अपना झंडा लहराएंगे, जैसा कि जापान कर रही है वैसा भारत करेगी। हमें भी अपनी नौवाहिनी, अपनी सेना चाहिए, अपना दिखावा और अपनी धूमधाम चाहिए। अब देखिए पाठक, उस समय आप सोचिए कि यूरोप के बाहर, यूरोप अमेरिका के बाहर पहला देश जो उद्योगवाद में एकदम घुस गया, आधुनिक सभ्यता में घुस गया, और लगभग 1900 साल तक तो वो यूरोप के देश और अमेरिका को भी हरा दिया उसने, और अपना एकदम कारखानों से भर दिया है देश, आधुनिक सभ्यता से, और बड़ी नौवाहिनी बनाई है। और यहां तक कि उसने रूस जैसे महान सभ्यता को आक्रमण करके उनको भी हरा दिया है। तो भारत में जितने नौजवान हैं जिनमें दम है, वो कह रहे हैं ये देखिए हमारा आदर्श तो जापान है, हमें जापान की तरह बनना है, हमको जापान जैसे अभी दिखावा और धूमधाम कर हम भी वैसा करेंगे, ये चाहिए, ये हमारा स्वराज है। और गांधी जी कहते बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, ये जो आप जापान का उदाहरण दे रहे हो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद और बातें होती है, तो फिर वो कहते हैं कि तो ये फिर जब बात होती है तो पाठक कहता है कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ये तो सब पार्लियामेंटों की मां है, तो हमें अवश्य ब्रिटिश लोगों से इसका नकल करना चाहिए, ये पार्लियामेंट का। और गांधी जी कहते हैं 5वें अध्याय में, जिसका हेडिंग है इंग्लैंड की हालत, गांधी जी पाठक को कहते हैं कि जिसे तुम पार्लियामेंटों की मां समझते हो वो तो बांजा और वैश्या की तरह बेकार है, उसके सदस्य तो पाखंडी और स्वार्थी हैं, ये पार्लियामेंट तो अंग्रेजों का कीमती खिलौना है। तो गांधी जी कहते हैं भाई इस पार्लियामेंट से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है, और जिसके पास पैसा है वही ये पार्लियामेंट के सदस्य को चलाता है। और फिर वो कहते हैं कि अंग्रेज वोटदाता अपने अखबारों को धर्म ग्रंथ मानते हैं, पर अखबार तो ज्यादातर बेईमान है और लोग उन्हीं से अपनी राय लेते हैं। तो वो गांधी जी का कहना, सोचिए 1910 साल में गांधी जी कह रहे हैं कि इंग्लैंड के ज्यादातर अखबार तो झूठ बोलते हैं, बेईमान है, आज ये बात आज वो बात, और लोग उन्हीं से सीखते हैं। तब वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से अगर भारत इंग्लैंड को नकल करता है तो उसका सत्यानाश होगा। और फिर वो कहते हैं कि पर ऐसा नहीं कि इंग्लैंड के लोगों का कोई विशेष दोष है, दोष तो है उनके आधुनिक सभ्यता का। तो देखिए यहां पहले ही ये जो पाठक है वो कहते हैं कि हमको इंग्लैंड को और जापान को नकल करना चाहिए, हमको उस तरह का अग्रासी राष्ट्र बनाना चाहिए, उस तरह का सरकार, पार्लियामेंट, इलेक्शन ये करना। और गांधी जी 1910 साल में कह रहे हैं कि मुझे वो सब नहीं चाहिए। तो गांधी जी थोड़ा मजाक में कह रहे हैं पाठक को, ये तुम अच्छा कह रहे हो, तुम्हें ब्रिटिश को हटाना है पर उनके शासन व्यवस्था और नियम को रखना है, तुम्हें बाघ नहीं चाहिए पर बाघ का स्वभाव चाहिए, तुम्हें भारत को इंग्लिश बनाना है और तब हम उसे हिंदुस्तान नहीं बल्कि इंग्लिशतान कहेंगे। और गांधी जी तब कहते हैं उस अध्याय के अंत में, मुझे नहीं चाहिए ऐसा स्वराज। तो गांधी जी तब कह रहे हैं पाठक को, भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा स्वराज। तो उसके बाद गांधी जी बाकी सब अध्यायों में धीरे धीरे ये जो आधुनिक सभ्यता है उसका विवरण दे रहे हैं, और विवरण देते देते उनके कहने का मतलब यह है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए और तुम्हें भी नहीं चाहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि इस सभ्यता, ये जो आधुनिक सभ्यता है उसका काम है केवल शारीरिक सुख सुविधाओं को बढ़ाना। क्या काम है उसका? केवल शारीरिक सुख सुविधाओं का बढ़ाना। उसका मतलब और भी बढ़िया घर,
तरह तरह के कपड़े, अनेक प्रकार के खाने। तो आज की भाषा में हम कह सकते हैं गांधी जी कह रहे हैं वो भोगवाद की बात कर रहे हैं कि यार और भोग करो और भोग करो, यही तो है आधुनिक सभ्यता। और कह रहे हैं कि मशीनों के जरिए एक व्यक्ति के पास करोड़ों का धन, ये मशीन क्या करते हैं, करोड़ों करोड़ों का धन एक व्यक्ति के पास आ जाता है। तो गांधी जी वहां उसी समय 1910 में भी भयानक असमानता की बात कर रहे हैं कि ये आधुनिक सभ्यता तो असमानता लाती है। और कहते हैं कि आदमी पैसों के लालच और पैसों से खरीदे विलासिताओं का गुलाम बन रहा है। तो आदमी किसका गुलाम बन रहा है, विलासिताओं का गुलाम बन रहा है। और इन सब के लिए जीवन नष्ट करने वाली प्रतियोगिता में फंस रहा है। तो कह रहे हैं सब के सब व्यक्ति, समुदाय, देश, राष्ट्र सभी इस जीवन नष्ट करने वाली प्रतियोगिता में फंस रहे हैं। यह है आधुनिक सभ्यता। और फिर वो कहते हैं कि ये आधुनिक सभ्यता का तकनीकी कैसा है, तो बड़े से बड़े यंत्र चालित मशीन, बड़े से बड़े कारखाने और खनियों में हजारों हजारों मजदूर, और फिर एक व्यक्ति बंदूक के पीछे बैठकर हजारों की जान ले रहा है। तो उस समय तो मशीन गन शुरू हो गए हैं। तो गांधी कह रहा है कि यार ये कैसी सभ्यता है कि एक व्यक्ति बंदूक के पीछे बैठकर हजारों की जान ले रहा है। और कहते हैं वो बटन दबाने से कपड़े आ जाएंगे, अखबार आ जाएगा, सब कुछ मशीन कर देगी। तो जो जो हम ऑटोमेशन कहते हैं आज, वो गांधी जी तब से ही 1910 साल में ही उनको लग रहा है कि ये सब तो आ रहे हैं और लोग चाहते हैं कि ऐसा हो कि बटन दबाएंगे और सब काम हो जाएगा। तो कहते हैं कि आदमी को हाथ पैर हिलाने की जरूरत ही नहीं होगी। और उसके बाद स्टीम इंजन, ट्रेन, मोटर गाड़ी, और फिर वो कहते हैं कि कुछ ही दिनों में हवाई जहाज भी आ जाएगी। तो ये भारी भरकम और भी तेज रफ्तार वाली यातायात, कहते ये है तुम्हारी आधुनिक सभ्यता। और एक चैप्टर में बाद में 19वीं चैप्टर में उनका एक रेलवे नाम का अध्याय है, उसमें कहते हैं वो कि देखिए अच्छाइयां तो घोंघे के रफ्तार से जाती है। उसका रेलवे से क्या मतलब, जो लोग अच्छा करना चाहते हैं वो जल्दीबाजी नहीं करते हैं। उन्हें मालूम है कि लोगों में अच्छाइयां भरने में बहुत समय लगता है, पर बुराइयों के तो पंख होते हैं। तो फिर दूसरी तरह से गांधी जी कहते हैं कि घर बनाने में समय लगता है, तोड़ने में कुछ भी नहीं लगता। तो यहां गांधी जी ये जो तेज 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 रफ्तार, उसके विरुद्ध में भी गांधी जी कह रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता तो ये जल्दी से खराबियां ला रही है ये तेज रफ्तार से। उसके बाद मशीन के बारे में वो और भी कहते हैं। तो कहते हैं मशीन ही तो आधुनिक सभ्यता और महान पाप का प्रधान प्रतीक है। तो पाठक उसमें कहता है कि कपड़ों के मिलों को बंद कर दिया जाए क्या। तो फिर गांधी जी कहते हैं ये तो सख्त है, जो बन गया है उसे हटाना मुश्किल है। मिल मालिक मिल तो नहीं तोड़ेंगे, पर हम उनको कह सकते हैं कि आप मिल को और बड़ा मत कीजिए। फिर गांधी जी कहते हैं कि मिल मालिक लोग हजारों घरों में हैंडलूम बैठा सकते हैं और फिर हाथ से बुना हुआ कपड़ा खरीद सकते हैं। मिल मालिक करेंगे कि नहीं मालूम नहीं। गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा अगर करे तो अच्छा है कि लोग हाथ से ही घर में बुने, उसकी व्यवस्था मिल मालिक लोग कर दे और वो सब खरीद के फिर मिल मालिक लोग बेचे। तो कहते हैं मिल मालिक ऐसा करेंगे कि नहीं मालूम नहीं, पर हम मशीन से बना कपड़ा खरीदना बंद कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, हम मशीन से बना कपड़ा खरीदना बंद कर सकते हैं। फिर वो मशीन की जब और बात होती है तो पाठक कहता है अभी तक तो बात तो मशीन से बने कपड़ों तक सीमित थी, पर हजारों चीज मशीन से बन रहे हैं। या तो हम उनको विदेश से खरीदें
और नहीं तो उन मशीनों को भारत में बैठाएं। तो गांधी जी तब कहते हैं हाँ ये सच है। तो मेरा एक उत्तर है कि इन मशीनी वस्तुओं के आने से पहले भारत क्या करती थी, तो वही आज करेंगे हम। अगर हम मशीनों के बगैर पिन नहीं बना सकते तो उसका व्यवहार नहीं करेंगे। मट्टी का बर्तन, कपड़े के दिए की बत्ती यही बनेगी, और ऐसा करने से पैसा भी बचेगा, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और हम स्वराज की ओर बढ़ेंगे। तो यहां गांधी जी एक नया शब्द ले आते हैं, स्वदेशी। और स्वदेशी का मतलब है कि अपने आसपास के साथ आर्थिक संपर्क रहना। आसपास ही अपना सामान बेचेंगे और आसपास से ही अपना सामान लेंगे कहीं दूर से नहीं। और यही करने से हम स्वराज की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि आप देखिए कि चारों तरफ खतरनाक हालतों में नारी और पुरुष को काम करना पड़ रहा है, और जानवरों से भी खराब है उनकी अवस्था। ऐसा वो विवरण दे रहे हैं कि उस समय जो कारखाने हैं, जो शहरों में रहने की व्यवस्था है, आज भी वैसा है बहुत जगह। तो वो कह रहे हैं कि देखिए ये कैसी आधुनिक सभ्यता है कि इतने खतरनाक हालतों में पुरुष और नारियों को काम करना और रहना पड़ रहा है। और फिर वो एक मजे की बात, ये थोड़ा म्यूट करिएगा आप लोग जो बात कर रहे हैं। हाँ फिर वो एक बात कह रहे हैं, वो नहीं, अपनी वीडियो बंद कर रखा है ना। हाँ फिर देखिए वो एक आश्चर्य बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे नए बीमारियां आई हैं जो हमने सपनों में भी नहीं देखी थी। अब सोचिए, आज तो पूरा पृथ्वी कोविड से नाच रहा है, और 1910 साल में भी गांधी जी कह रहे हैं कि ये आधुनिक सभ्यता से ऐसे नई बीमारियां आई हैं जो हमने सपनों में भी नहीं देखी थी। और फिर वो कहते हैं कि ये जो आधुनिक सभ्यता में ये जो बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, ये तो माया जाल है, और हम सब उस शहरों के माया जाल में फंस रहे हैं जहां सब कुछ तो अब वो कुछ कुछ अध्यायों में वो सभ्यता को इस तरह से विवरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक मशहूर इंग्लिश लेखक ने एक किताब लिखी है, और किताब का नाम है सभ्यता, उसके कारण और उसका इलाज। तो कहते हैं कि गांधी जी कह रही है, देखिए इस लेखक ने सभ्यता को एक बीमारी बतलाई है। कह रहे सभ्यता तो एक बीमारी है और उसका इलाज करना है। और फिर वो कहते हैं कि ये सभ्यता कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, मतलब इसका हम इलाज कर सकते हैं, पर याद रखिए कि अंग्रेज अभी इससे भुगत रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो सभ्यता की बीमारी है, अंग्रेज अभी इससे भुगत रहे हैं, ये आप ख्याल रखिए। फिर वो 8वीं चैप्टर में भारतवर्ष की हालत ऐसी शीर्षक से कहते हैं, वो वहां कह रहे हैं कि ये सभ्यता, ये आधुनिक सभ्यता ऐसी भयानक है कि जो इसके आग के लपेटों में आते हैं वो भी ऐसा समझते हैं कि ये तो अच्छी चीज है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो सभ्यता, आधुनिक सभ्यता, ये इतनी भयानक है कि इसकी आग के लपेटों में आते भी आपको लगता है कि ये तो अच्छी चीज है। और उसी तरह से वो एक और जगह कहते हैं कि ये सभ्यता उस कुतरते चूहे की तरह है जो काटते वक्त हमें आराम देती है। तो कहता है कि चूहा जब अपने को काटता है, कुतरता है, तो आराम, किसी तरह चूहे की ये हमें धीरे धीरे खा रहा है, तो आराम लग रहा है।
तो भारतवर्ष की हालत में वो कह रहे हैं कि मेरी ये राय है, भारत अंग्रेजों के पैरों तले नहीं, वो इस आधुनिक सभ्यता के नीचे कुचल रहा है। अंग्रेजों के पैर तले नहीं, वो इस आधुनिक सभ्यता के नीचे चल रहा है। और फिर कि ये आधुनिक सभ्यता एक दानव है, दानव, जिसके वजन से भारत कराह रहा है। और फिर लास्ट में कहते हैं अभी भी बच के निकलने का समय है, अभी भी बच के निकलने का समय है, पर हर दिन वो और भी सख्त होता जा रहा है। ये बच के निकलना और भी सख्त होता जा रहा है। अब वो हिंद स्वराज में गांधी जी कई बार ये धर्म का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी पहली शिकायत तो ये है कि भारत धर्म को भूल रहा है। फिर वो कहते हैं कि यहां मैं हिंदू या मुसलमान या ईसाई या पारसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस धर्म की बात कर रहा हूं जो सब धर्मों का आधार है। और फिर वो इसका मतलब क्या है वो थोड़ा बोलते जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे विरुद्ध कहा जाता है कि हम आलसी हैं। यूरोप की लोगों की तरह मेहनती और उद्यमी नहीं है, और ये मानकर हम अपने को बदलना चाहते हैं। पर सभी धर्म तो यही सिखाते हैं कि सांसारिक आकांक्षाएं सीमित होनी चाहिए। धर्म क्या सिखाते हैं? सभी धर्म यही सिखाते हैं कि सांसारिक आकांक्षाएं सीमित होनी चाहिए और धार्मिक आकांक्षाएं होनी चाहिए सीमाहीन। और इसका ये सांसारिक आकांक्षाएं क्या है, ये वो एकदम खोल के तो नहीं बोलते हैं, पर लगता है कि उस समय शायद सभी लोगों को 1910 में ठीक ही मालूम था कि जब ये बात कही जाती है सांसारिक आकांक्षाएं, तो उसका मतलब जो सभी धर्म के विशेष पाप कहे जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, लालच, भय, हिंसा, अहंकार, दिखावा, गौरव, मान, प्रसिद्धि, क्षमता, रौब, ये सब भी कह रहे हैं ये सब है सांसारिक आकांक्षाएं। कहते हैं ये सब नहीं चाहिए, और कह रहे हैं आधुनिक सभ्यता तो इन्हीं सबको बढ़ावा देती है। जो धर्म जिनको सांसारिक आकांक्षाएं कहते हैं, जिनको कम करना चाहिए, और आधुनिक सभ्यता तो इन्हीं सबको बढ़ावा देती है। तो उसके बाद गांधी जी एकदम 13 नंबर चैप्टर में आके वो कहते हैं तो सच्ची सभ्यता क्या है। तो इतना देर तो उन्होंने आधुनिक सभ्यता को गाली दी, एकदम कहा कितना खराब है, कितना सब खराब है। आप कहते हैं सच्ची सभ्यता क्या है, तो कहते हैं सच्ची सभ्यता वो है जो हमें अपने कर्तव्य का पथ दिखलाती है। कर्तव्य करना और नीतियों को मानकर चलना एक ही बात है, और नीतियों को मानने के लिए अपने मन और आवेगों पर नियंत्रण लाना जरूरी है। वो कह रहे हैं मन एक बेचैन पक्षी है, उसे जितना दो वो उतना और मांगता है और फिर भी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे आसक्तियों की सीमा बनाई थी। हमारे पूर्वजों ने देखा था कि खुशहाली एक मानसिक अवस्था है। खुशी होने के लिए न तो ज्यादा धन की आवश्यकता है और न ही कम धन से आदमी दुखी होता है। तो फिर वो और थोड़ा आगे जाते हैं कि सच्ची सभ्यता क्या है। तो वो कहते हैं कि भारत में हल जोतने के लिए जो हल है और झोपड़ी रहने के लिए जो झोपड़ी है, सदियों से नहीं बदले हैं। तब वो कह रहे हैं कि हमें वही सब करना चाहिए जो हमारे हाथ और पैरों से संभव है, और हमें बड़े शहर नहीं
छोटे गांव में संतुष्ट रहना चाहिए। जीत जिसकी बात कह रहा था कि गांधी जी की भावना में तो शहर मतलब आधुनिक सभ्यता, दानविक सभ्यता, और गांव है उनका जहां स्वराज संभव है। तो छोटे गांव में संतुष्ट रहना है। और कह रहे हैं फिर गांधी की हमारी पुरानी सभ्यता में ऋषि और फकीरों का स्थान राजा महाराजाओं से आगे था। वो कहता है वही सच्ची सभ्यता है जहां ऋषि और फकीर राजा महाराजाओं से आगे माना जाता है जिनको। और फिर वो कह रहे हैं कि वकील और वैद्य का स्थान दूसरों से ऊपर नहीं है। तो अब 1910 में तो वो देख रहे हैं कि ये वकील और वैद्य कस के पैसा कमा रहे हैं, और जो से तो इन दोनों को उन्होंने पकड़ा है और इन पर एक एक चैप्टर है हिंद स्वराज पर। तो कहते हैं कि वकील और वैद्य का स्थान दूसरों से ऊपर नहीं है। और इस बात पर गांधी जी हिंद स्वराज लिखने के कुछ साल पहले 1904 में गांधी जी को एक किताब मिली थी। और उस समय इंग्लैंड के एक मशहूर दार्शनिक थे जॉन रस्किन नाम के, उनकी एक किताब, गांधी जी एक रात के ट्रेन से सफर कर रहे थे जोहानिसबर्ग से डरबन शहर में। तो उनको एक दोस्त ने गांधी जी को ये किताब दी और कि आप इसको पढ़ो। और गांधी जी पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते उनको इतना आश्चर्य हुआ कि वो किताब रख नहीं सके। पूरी रात पढ़ के उन्होंने वो किताब खत्म कर दी। और दूसरे दिन उनको एक एकदम धक्का सा लगा, शौक सा लगा। और फिर बाद में गांधी जी ने उसका गुजराती अनुवाद करके अपने पत्रिका में छापाया और उसका नाम दिया सर्वोदय। सर्वोदया। और गांधी जी लिखते हैं कि उस किताब से मैंने 3 चीजें समझी। एक तो है कि 1 नंबर, सभी के भले में व्यक्ति का भला है। सीधी सी बात, सभी के भले में व्यक्ति का भला है। दूसरी बात जो उन्होंने सीखी, एक वकील के काम और एक नाई के काम का समान मूल्य है। एक वकील के काम और एक नाई के काम का समान मूल्य है, क्योंकि दोनों को अपने काम से कमाने का समान अधिकार है। दोनों को अपने काम से कमाने का समान अधिकार है, अतएव दोनों के काम का समान मूल्य है। 3 नंबर, खेती का काम, हस्तशिल्प का काम, किसी भी तरह शारीरिक काम, ये जीवन को सही मायने देता है। हाथ का काम जीवन को सही मायने देता है। और गांधी जी कहते हैं, पहला जो है सभी के भले में व्यक्ति का भला, ये तो मुझे मालूम था। दूसरे का आभास था थोड़ा बहुत कि सभी काम का समान मूल्य होना चाहिए। तीसरा मुझे कभी नहीं सूझा था। रस्किन ने साफ कर दिया कि दूसरा और तीसरा तो पहले का ही अंग है। मतलब सभी काम का समान मूल्य हाथ से, यही करने से ही व्यक्ति का और सभी का भला होगा। तो यहां गांधी जी एकदम बहुत सख्त से समानता की बात कर रहे हैं। ये 1904 में हिंद स्वराज लिखने के 6 साल पहले ही वो समानता की बात कर रहे हैं, और हिंद स्वराज में तो कर ही रहे हैं। उसके बाद का चैप्टर का उन्होंने नाम दिया है कि भारत कैसे स्वाधीन बने। और उसमें वो कहते हैं, जब हम अपने पर राज करना सीखते हैं तो वही स्वराज है। जब हम अपने पर राज करना सीखते हैं तो वही स्वराज है। और फिर वो कह रहे हैं, ये तो अपनी हाथों की मुट्ठी में है। अपने पर राज करना सीखना, ये तो अपनी हाथों की मुट्ठी में है। इसको बिल्कुल सपना मत सोचिए और चुपचाप बैठे रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी शुरू कर दीजिए, स्वराज का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि तो अपने पर राज करना सीखना है। पर ऐसा स्वराज तो हर एक को
अपने लिए अनुभव करना पड़ेगा। आपको स्वराज मिल गया तो इसने के मुझे मिल जाएगा, ऐसा स्वराज तो हर एक को अपने लिए अनुभव करना पड़ेगा। पर फिर वो कहते हैं कि ये स्वराज तो ऐसा है कि जिसको एक बार प्राप्त हो गया वो जीवन भर दूसरों को भी स्वराज पाने के लिए समझाता रहेगा। जिसको स्वराज एक बार मिल गया, जिसको स्वराज प्राप्त हो गया, वो अब बैठेगा नहीं, वो जीवन भर दूसरों को भी स्वराज मिले ये समझाता रहेगा। ये है स्वराज। और फिर एक अध्याय में वो सत्याग्रह की बात करते हैं, और ये तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पूरा चैप्टर है जहां वो हिंसा के विरुद्ध में अपने पूरा कस के तरह तरह के उदाहरण देके अपना बात रखते हैं, और कहते हैं कि हम इतने नीचे उतर चुके हैं कि हमें लगता है कि दूसरों के बनाए गए नियम को मानना हमारा कर्तव्य और धर्म है। अगर हमें महसूस हो जाए कि अन्याय नियमों को मानना अमानवीय है तो हम किसी तानाशाही के गुलाम नहीं बनेंगे, और ये भी स्वराज की एक कुंजी है। अगर हमें महसूस हो जाए कि अन्याय नियमों को मानना अमानवीय है तो हम किसी तानाशाही के गुलाम नहीं बनेंगे, और यह भी स्वराज की एक कुंजी है। और कहते हैं कि साहस और मानवता के बिना कोई सत्याग्रही नहीं बन सकता। तो सत्याग्रही का मतलब आत्मा का बल, प्रेम का बल, दया का बल और मानवता जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि अंतिम अध्याय में, 20वीं अध्याय में गांधी जी ने जो इतनी बातें की हैं उसका निष्कर्ष वो कैसे कहते हैं। तो उसमें वो पहले तो कहते हैं असली स्वराज है अपने पर राज, असली स्वराज है अपने पर राज अर्थात आत्मनियंत्रण। ये असली स्वराज है अपने पर राज अर्थात आत्मनियंत्रण। उसका रास्ता है सत्याग्रह यानी आत्मा बल अथवा प्रेम बल। उसका रास्ता है सत्याग्रह, शक्ति बल नहीं, आत्मा बल, प्रेम बल। इस बल को व्यवहार करने के लिए हर तरह की स्वदेशी की आवश्यकता है। ये जो सत्याग्रह है इसके लिए स्वदेशी मतलब अपने ही आसपास है, अपने ही आसपास जो आर्थिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसको व्यवहार करना, उसकी खामियां को ठीक करना, उसको और अच्छा बनाना, ये स्वदेशी है। तो असली स्वराज है अपने पर राज, आत्मनियंत्रण। उसका रास्ता है सत्याग्रह, उसके लिए चाहिए स्वदेशी। और फिर वो कहते हैं जो हम चाहते हैं वो हम करेंगे क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। अंग्रेजों पर नफरत या बदला लेने के लिए नहीं करेंगे। हम चाहते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम करेंगे। फिर वो इसको और तोड़ के बोलते हैं कि मान लीजिए कि अंग्रेजों ने नमक पर कर्जा हटा लिया, हमसे लूटा हुआ सारा पैसा हमें लौटा दिया, सबसे बड़े पद भारतीयों को दे दिए, अंग्रेजी सेना को लौटा लिया, फिर भी हम उनके मशीनों से बनाए सामान नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजी भाषा व्यवहार नहीं करेंगे और न ही उनके कारखानों को अपनाएंगे। ख्याल कीजिएगा कि ये सब हानिकारक है, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। उनके मशीन से बनाए वस्त्र, उनके कारखाने, ये उनके नियम, उनका पार्लियामेंट, ये सब हमें नहीं चाहिए।
फिर वो कहते हैं कि मुझे अंग्रेजों से कोई शत्रुता नहीं, पर उनके से है। मेरी राय है कि स्वराज शब्द का महत्व नहीं समझे है। मेरी समझ के मुताबिक मैंने समझाने की कोशिश की है। मेरा विवेक साफ कहता है, मेरा पूरा जीवन इस स्वराज को पाने के लिए समर्पित रहेगा। ये कह के वो स्वराज की किताब पढ़ते हैं। तो ये जो 1910, याद रखिए, ये 1910 आज से 111 साल पहले लिखी हुई है। तो मैं कुछ शब्द जो गांधी जी ने व्यवहार किए हैं, ये आधुनिक बोलता हूं, लपक, कुतरते चूहे, दानव, प्रतियोगिता, तेज रफ्तार, उद्योगी किस लिए? शारीरिक सुविधाएं, सांसारिक आकांक्षा। तो ये सब आधुनिक सभ्यता या उद्योगवाद के प्रति गांधी जी की गाली है सब। तो एक तरह से फिर से जल्दी से दोहरा लेता हूं कि आधुनिक सभ्यता या उद्योगवाद जो गांधी जी नहीं चाहते हैं वो है बड़े कारखाने और खनियां, यंत्र चालित बड़े मशीनें, स्वचालन या ऑटोमेशन जो हम कहते हैं, और भी तेज रफ्तार वाली यातायात, मोटर गाड़ी, रेल, हवाई जहाज, हजारों को मारने वाले बंदूक हथियार, भारी असमताएं, अत्यधिक भौतिक संपत्ति और विलासिताएं, हर समय पैसे की लालच, बढ़ती शारीरिक सुविधाएं, तेज प्रतियोगिता, बढ़ते शहर, खतरनाक हालत में काम, नए भयानक बीमारियां, झूठ बोलने वाले अखबार, जापान की तरह आग्रासन भरी राष्ट्र, बड़ी भारी सेना शक्ति, पाशविक बल का व्यवहार, इलेक्शन पार्लियामेंट वाली गणतंत्र, ये सब 1910 साल में ही गांधी जी ने कहा ये सब आधुनिक सभ्यता है, ये उद्योगवाद है, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो 1910 साल में गांधी जी क्या चाहते हैं? स्वराज मतलब अपने पर राज, आत्मनियंत्रण, धार्मिकता का मतलब सांसारिक आकांक्षाओं पर रोक, सत्याग्रह मतलब आत्मा बल या प्रेम बल का उपयोग, आध्यात्मिक जो भौतिक धन और क्षमता से ऊपर है, छोटे टेक्नोलॉजी जो हमारे शरीर शक्ति के सहायक है, भौतिक संपत्ति की सीमा, सब काम की समान मर्यादा और वेतन, स्वदेशी यानी स्थानीय उत्पादन और भोग, छोटे गांव में रहेंगे ज्यादातर लोग, सभी को हाथ का काम करना पड़ेगा। ये है गांधी जी का सपना, ये है गांधी जी का स्वराज 1910 साल में। तो ये जो हिंद स्वराज में शिक्षा की बात कुछ हुई है। 18वीं जो अध्याय है उसमें गांधी जी कह रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है? केवल अक्षर ज्ञान, लिखना पढ़ना? वो तो एक अस्त्र है, उसे हम भलाई और बुराई दोनों के लिए व्यवहार कर सकते हैं। और फिर वो बोलते हैं, और हमें रोज दिखने को मिलता है कि ज्यादातर लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अच्छे के वजह इससे ज्यादा नुकसान ही हुआ है। पर गांधी जी फिर कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है कि केवल इस पर इतना जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि अब उच्च शिक्षा को ही लीजिए, मैंने भूगोल, ज्योतिर्विज्ञान, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सब सीखा है, पर उससे क्या? आत्मनियंत्रण के लिए वे मेरे कुछ भी काम नहीं आए हैं। इसलिए प्राथमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा असली चीज के लिए वो जरूरी नहीं है।
असली चीज तो स्वराज है। उसके लिए जरूरी नहीं है, वो हमें हमारा कर्तव्य निभाने में सहायता नहीं करता है। धार्मिक, जिसका मतलब है नैतिक शिक्षा, वही पहले आना चाहिए। तो इस 1910 साल में गांधी जी की शिक्षा भावना को हम इस तरह से कह सकते हैं कि सच्ची शिक्षा तो बच्चे को स्वराज दिलाएगी, यानी आत्मनियंत्रण, नंबर 1। नंबर 2, वो बच्चा जिसे स्वराज प्राप्त हुआ है वो तब आधुनिक सभ्यता के विरुद्ध संघर्ष करेगा। अगर स्वराज प्राप्त हो गया बच्चे को, तो वो आधुनिक सभ्यता के विरुद्ध संघर्ष करेगा और साथ ही साथ सबके लिए स्वराज लाने का निर्माण के काम में लग जाएगा। यही है शिक्षा का उद्देश्य, अपने लिए स्वराज, पूरे समाज के लिए स्वराज, आधुनिक सभ्यता के विरुद्ध संघर्ष और स्वराज लाने के लिए निर्माण का काम, यही है उद्देश्य। और अपने पर राज और सबके लिए स्वराज, इसके लिए कैसी तैयारी चाहिए? तो गांधी जी कहते हैं शरीर, दिमाग और हृदय, शरीर, दिमाग और हृदय का बैलेंस्ड, संतुलित विकास चाहिए। क्या चाहिए? ये तीनों का, किसी एक का नहीं, और किसी एक का ज्यादा नहीं और दूसरे का कम नहीं, पर शरीर, दिमाग और हृदय का बैलेंस्ड और संतुलित विकास चाहिए। उसका संतुलित विकास होने से ही स्वराज होगा, अपने लिए और सबके लिए। तो अब मैं थोड़ा 1930 से 1900, इतना सब जो मैंने आपको अभी तक कहा, ये 1910 की बात है। याद रखिए, आज से 111 साल पहले की बात है। अब थोड़ा सा मैं ये 1930 से 1948 में गांधी जी के विचारों में आता हूं। तो ये जो मशीन और टेक्नोलॉजी है, गांधी जी के पास तो लोग हर समय आके तरह तरह के उनको प्रश्न करते रहते कि क्यों भाई आप ये आधुनिक सभ्यता के इतने इतने मजेदार सब टेक्नोलॉजी है, इतने शानदार टेक्नोलॉजी है, आप उसके विरुद्ध में बोलते रहते हैं केवल। तो एक व्यक्ति ने उनको आके प्रश्न पूछा कि आप नहीं चाहते कि गांव में बिजली हो? तो गांधी जी ने, ये 22 जून 1935 में गांधी जी लिख रहे हैं, 1935 में हरिजन पत्रिका में लिख रहे हैं, अगर गांव के हर एक घर में बिजली आए, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं ध्यान से, गांव के हर एक घर में बिजली आए, तो ये तो अच्छी बात होगी कि वो अपने औजार और उपकरण बिजली से चला पाएंगे। तो देखिए गांधी जी ने पहले ही कह दिया कि हर एक के घर में आना है, पर किसी के घर में आया और किसी के घर में नहीं आया ये नहीं चलेगा। हर एक के घर में आए तो ये तो अच्छी बात होगी कि वो अपने औजार और उपकरण बिजली से चला पाएंगे। उसके बाद वो एक मजे की बात कहते हैं, पर तब गांव के समुदाय के पास अपनी बिजली उत्पादन केंद्र होगी, ठीक जिस प्रकार आज उनके पास गाय चराने की जमीन है। देखिए क्या मजे की बात कह रहे हैं, पर तब गांव के समुदाय के पास अपनी बिजली उत्पादन केंद्र होगी, ठीक जिस प्रकार आज उनके पास गाय चराने की जमीन है। तो एक तरह से सोचिए, गांधी जी ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, पर कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए उसका वो आभास दे रहे हैं कि यार छोटी टेक्नोलॉजी चाहिए, गांव में होनी चाहिए, गांव के लोग बना पाएंगे, गांव के लोग सुधार पाएंगे, उसको रिपेयर कर पाएंगे, उसमें बदलाव ला पाएंगे और वो गांव ही उसका मालिक होगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी की बात गांधी जी कह रहे हैं और वो हमको चुनौती दे रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ ना। और फिर 1937 में अपने आदर्श समाज के साथ मिलती हो ऐसी शिक्षा के बारे में उन्होंने सोच विचार रखे और उसी का नाम दिया उन्होंने नई तालीम, और 1937 साल में। और उनकी आशा थी कि ये एक
ये नई तालीम एक सामाजिक क्रांति का हथियार बन पाएगा, ये उनकी आशा है। पर हम ये तो अच्छी तरह जानते हैं, कि 1910 से लेकर गांधी जी के देहांत तक भारतवर्ष पूरी दुनिया की तरह उद्योगवाद में ही घुसती रही, और भारतवर्ष के ज्यादातर नौजवान और कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर लोग तो अपेक्षा में थे कि कब भारत स्वाधीन बनेगा और तब हम ब्रिटिश को हटा के एकदम उद्योगवाद में छलांग मारेंगे और दौड़ने लगेंगे, गांधी जी को गोली मारो। तो पर गांधी जी भी छोड़ने वाले नहीं थे, और उन्होंने 1946 अगस्त में हरिजन में एक अपना ही राजनीतिक ढांचा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर एक गांव एक लोकतंत्र होगा जिसके पास पूरी क्षमता रहेगी। इसका मतलब गांव आर्थिक रूप से जितने हद तक संभव स्वयं संपूर्ण होगा, और पड़ोसी गांव और दुनिया से उसकी इच्छुक सहयोगिता रहेगी। अब देखिए, हर एक गांव लोकतंत्र बनेगा, हर एक गांव आर्थिक रूप से स्वयं संपूर्ण होगा। इस लाखों गांव के वृत्तों के ढांचे में बड़े से बड़े वृत्त बाहर की तरफ जाएंगे, कभी ऊपर की तरफ नहीं। ये एक पिरामिड नहीं होगा जहां ऊपर के अंश अत्यधिक शक्तिशाली हैं। ये एक सामुद्रिक वृत्त होगा जिसके केंद्र बिंदु में है व्यक्ति। तो एक तरह से सोचिए, 1946 में गांधी ने भारतवर्ष के लोग जो शक्तिशाली राष्ट्र का सपना देख रहे थे, जिस शक्तिशाली राष्ट्र के माध्यम से उद्योगवाद आएगा, गांधी जी ने उस शक्तिशाली राष्ट्र को का भी उलट दिया एकदम। कहा कि कोई जरूरत ही नहीं शक्तिशाली राष्ट्र की, क्योंकि हर एक गांव एक लोकतंत्र बनेगा, हर एक गांव स्वयं संपूर्ण बनेगा, और 10 गांव, 25 गांव, 100 गांव मिलके जो वृत्त होंगे वहां भी कुछ सरकार होगी, पर वो सरकार एक गांव के सरकार के ऊपर या नीचे नहीं रहेगी, सभी एक ही लेवल पर रहेंगे। तो ये है आज के लिए अगर हम सोचे तो ये गांधी जी का स्वराज तो ये है कि ज्यादातर लोग छोटे गांव और छोटे शहरों में रहेंगे, खेती, पशुपालन, जंगल, हस्तशिल्प, छोटे व्यवसाय में काम करेंगे। सभी संपत्ति और साधनों का मालिक और परिचालक होगा पूरा समुदाय और समवाय, व्यक्ति नहीं। संपत्ति और साधनों का मालिक और परिचालक होगा समुदाय और समवाय। सभी कामों की समान मर्यादा और वेतन होगी। गांव और स्थानीय स्तर पर काफी हद तक स्वयं संपूर्णता होगी, स्वदेशी। बहुत कम सामान दूर के बाजार में जाएगा या वहां से आएगा, तब तमाम यातायात व्यवस्था की जरूरत नहीं रहेगी। गांव और मोहल्ले शासित होंगे, ज्यादातर सिद्धांत आमने सामने लोकतंत्र के माध्यम से होगा। ऊपर के स्तरों पर जिला, राज्य, केंद्र ज्यादा सिद्धांत लेने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, उनका महत्व बहुत कम रहेगा। इससे क्षमता का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। राष्ट्रवाद घटती रहेगी। हर तरह के सामाजिक असमानताएं और तनाव नारी, पुरुष, लिंग, जात, धर्म, भाषा सत्याग्रह के माध्यम से कम होते रहेंगे। हर कोई परिवेश सचेतन होगा। गांधी जी की कहावत, जरूरतों के लिए धरती है काफी पर लोभ के लिए नहीं, इस आधार पर जीवन निभाएंगे लोग। उसका मतलब कोयला, पेट्रोलियम, धातु इत्यादि का कम व्यवहार, स्थानीय वस्तुओं का अधिक व्यवहार, प्रकृति के साथ बंधुता वाली छोटी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना ही शिक्षक का मुख्य काम होगा। इस तरह की समानता, धन और क्षमता पर रोक, इन्हीं से ईर्ष्या और संघर्ष होते जाएंगे, और तभी गांधी जी के दो प्रधान लक्ष्य सत्य और अहिंसा पृथ्वी पर राज करेगी। तो अगर हमको लगता है कि आधुनिक सभ्यता या उद्योगवाद का विनाश होने वाला है और गांधी जी के स्वराज की धारणा मोटे तौर से सही दिशा दिखा रही है, तो उस धारणा के साथ मिलती हुई आज के लिए
नई नई तालीम को लेकर परीक्षा करना, ये हमारी चुनौती है। धन्यवाद। शुक्रिया धन्यवाद। सुजीत जी। तो आपने काफ़ी कम समय में और पूरी हिंद स्वराज में जो मुख्य बातें हैं, चाहे वो आधुनिक सभ्यता की आलोचना हो, चाहे स्वराज की अवधारणा हो, उसको बहुत अच्छे से और सरल शब्दों में हम सभी के बीच रखा। और उसके बियॉन्ड भी जाके आपने कुछ दूसरी पुस्तकों का सहारा लेके और उनके दूसरे 1930 के बाद के कुछ संदर्भ भी हमारे सामने रखे। तो अब हमारे पास समय है, करीब आधा घंटा 20 मिनट का समय है। तो हम अपने प्रतिभागियों से अब अनुरोध करते हैं कि वो सीधे आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, और उसके लिए वो अपने आप को अनम्यूट करके एक बार अपना सवाल रखें, और फिर आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पांस दे सकते हैं। तो ये हम अगले 20-25 मिनट जब तक प्रश्न होंगे तब तक हम इस प्रक्रिया को चलाएंगे। तो सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि अब वो कुछ पूछना चाहें, जो आज की चर्चा का विषय है उससे संबंधित कुछ बातें पूछना चाहें तो वो जरूर अपने सवाल पूछें। हेलो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आ रही है जी, आ रही मैं है। आप सुशील सुमन हूँ सर। मैं सर से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो स्वराज के बारे में गांधी जी के विचार 1909 में जो थे, वो क्या 30 और 48 के बीच उनमें कुछ फर्क आया, या कुछ और स्वराज के प्रति वो ज्यादा संकुचित हुए कि नहीं, स्वराज तो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ही या परिवेश में ही हमें ज्यादा प्राप्त हो सकता है, ये जानना चाह रही हूँ मैं सर। हाँ, तो 1945 में अक्टूबर महीने में गांधी जी ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी। तो बड़ी शानदार चिट्ठी है, केवल एक पन्ने की, और उसमें वो कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे में तो कुछ फर्क आ रहे हैं, हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं। और वो फिर कहते हैं कि मुझे संक्षेप में फिर से मेरी जो छवि है उसको मैं फिर से लिखता हूं, और कहते हैं कि मेरे हाथ के सामने हिंद स्वराज किताब नहीं है, पर मैंने हिंद स्वराज में जो लिखी थी मोटे तौर से मैं उसी पर अभी भी विश्वास रखता हूं। पर ये सच है कि गांधी जी तो एक तरह से सोचिए वैज्ञानिक भी थे, और जो कुछ हो रहा है, जो बात दूसरे लोग कह रहे हैं, जो तर्क वितर्क हो रहे हैं तरह तरह के, ऐसा नहीं कि गांधी जी उनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो एक समय किसी ने गांधी जी को कहा था कि गांधी जी, इस विषय में आप ये बात बोल रहे हो, पर पहले तो आपने ये बात बोली थी। तो गांधी जी ने कहा था कि यार मैं भी तो सीख रहा हूं, मैं भी तो दूसरा नया नया चीज जान रहा हूं, तो इसलिए मेरे कुछ विचार बदल भी रहे हैं। तो अगर किसी भी विषय में अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे विचार क्या है, तो अंत में मैंने जो लिखा है उसको देख लो। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी क्या होगी और ना होगी, थोड़ा थोड़ा तो गांधी जी ने भी सोचा था और सोचते रहते थे। और हिंद स्वराज में तो छोटी सी पुस्तिका है, वो सब चीज के बारे में उतनी डिटेल में तो नहीं सोच पाए थे। इसलिए 1920, 30, 40 की दशक में हर एक विषय में वो सोचते रहे। तो हम भी कभी कभी देखते हैं कि अरे इस विषय में गांधी जी की क्या राय, हम लास्ट वाला देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं 1948 के करीब उन्होंने क्या कहा है इस विषय में। तो ऐसा जानने की हम कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। ये तो एक अजीम जी प्रेम जी का है, वो मैंने कहा बैठे हैं तो देख लेते हैं। हाँ, और कोई प्रश्न है क्या? मतलब कि जो आपका इवोल्यूशन का जो चैप्टर है। हेलो। हाँ जी, हाँ पूछिए, आप अपना नमस्कार प्रश्न। सर, जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। सर मैं आशीष गौतम हनुमानगढ़ राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि स्वराज की जब हम बात करते हैं तो हम बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और अभी वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तीन लोगों ने स्वराज पर काफी कुछ लिखा है। तो हम उस समय के स्वराज और इस समय के स्वराज जो किताब लिखी गई है अरविंद केजरीवाल द्वारा, उसमें हम कैसे अंतर कर सकते हैं या उनमें क्या समानता है? हाँ, तो एक चीज तो आप समझ ही रहे हैं कि 1909 में जब गांधी जी ने किताब लिखी, इसी मुद्दे पर लिखी कि आप सब लोग स्वराज का जो मतलब निकाल रहे हो, मैं नहीं निकाल रहा हूं उसका मतलब, मेरा मतलब उल्टा है। कि उस समय अगर किसी नौजवान को पूछा जाए कि क्या है स्वराज का मतलब, तो वो कहेगा कि अंग्रेजों को निकालो, अंग्रेजों को निकालकर हम जल्दी ही जल्दी आधुनिक सभ्यता लाएंगे अपने देश में, वही तो स्वराज है। और गांधी जी कह रहे बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा, मुझे ये आधुनिक सभ्यता नहीं चाहिए। तो इसलिए और जो कांग्रेस के नेताओं थे, उन ज्यादातर लोगों के साथ गांधी जी का बिल्कुल मेल नहीं था। यहां तक कि गांधी जी, जिसको अपना राजनैतिक गुरु बोलते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और गांधी जी कहते थे वो तो मेरे गुरु है। गोखले ने जब हिंद स्वराज पढ़ी तो उन्होंने गांधी जी को लिखा कि यार तुमने शायद जल्दीबाजी में ये किताब लिख दी है, और तुम थोड़ा ठंडे सर से विचार करोगे तो इसका जो मेन वक्तव्य है उसको तुम उलट दोगे, हिंद स्वराज के वक्तव्य को। तो इसलिए स्वराज स्वराज का मतलब गांधी जी के हिसाब से ये नहीं कि अंग्रेज को भगा दिया और अंग्रेज के कारखाने, अंग्रेज की रीति, अंग्रेज के नियम, अंग्रेज की पार्लियामेंट, अंग्रेज का न्यायालय, ये सब रख लिया तुमने। वो तो पहले ही मजाक कर रहे हैं ना, उसका मतलब हिंदुस्तान नहीं, वो तो इंग्लिस्तान हो गया। तो इसलिए एक समय एक तरह से सोचिए कि पूरा जन्म गांधी जी जो उस समय के नौजवानों, भारतवर्ष में नहीं पूरे पृथ्वी में लोग जो सोच रहे थे कि आधुनिक सभ्यता को ही लाएंगे, गांधी जी उसकी उल्टी बात कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का स्वराज का किताब मैंने नहीं पढ़ा है, पर अरविंद केजरीवाल या आज के जितने भी राजनीतिक नेता हैं, सभी उद्योगवाद के ही अंग हैं। उनका यही यही कहना है कि हम उद्योगवाद को और अच्छी तरह लाएंगे। देखिए वो पार्टी नहीं ला पा रही है, पर हम पर छोड़ दीजिए, हम उद्योगवाद को और ठीक से लाएंगे, और आप लोग सब मोटर गाड़ी में चढ़ के फिर सैर करेंगे। और ये भारतवर्ष में नहीं, पूरे पृथ्वी में ही हर एक राजनीतिक नेता वही कहता है। अब हालत थोड़ी खराब है पिछले 20 सालों से, इसलिए पेरिस में जाके वो एग्रीमेंट तो करते हैं कि यार पृथ्वी विनाश हो रहा है, पर किसी राजनीतिक पार्टी का ये दम नहीं है कि लोगों के पास जाके कहे कि हम और अमीर नहीं बनेंगे, हमको स्वराज गांधी जी के हिसाब से स्वराज आत्मनियंत्रण करना है, और हम एक हमारी भौतिक संपत्ति एक सीमा तक होगी, और उस सीमा तक रहने पर भी हम कैसे कैसे खुशहाली होगी हमारी, कैसे हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रह सकेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। ये कोई भी राजनीतिक नेता पृथ्वी में ये बात अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि लोग कोई भी उसको वोट नहीं देगा तब। क्या हिंद स्वराज को बैन भी किया गया था क्या? हाँ, ये जब उसके बाद जब पहले निकली थी तो ब्रिटिश सरकार ने उसको बैन कर दिया था, कहा था कि ये तो बहुत डेंजरस किताब है, इसको बैन कर दो। क्या ये हमेशा के लिए बैन रही या 47 से पहले इस पर वापस बैन हटा दिया गया था? ये मुझे ठीक से मालूम नहीं, पर कुछ ही दिन में वो बैन हट गया था, फिर 10-15 साल में शायद बैन हट गया था। सर नमस्ते, भास्कर से बोल रहा हूँ गेंदालाल। सर आपने स्वराज को, महात्मा गांधी जी के स्वराज को सुंदर ढंग से समझाया, और 1904 से लेकर के 1948 तक के जो गांधी जी की परिकल्पना उनको हमारे सामने रखा, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आपने जो 30 से लेकर के 48 के बीच के स्वराज के बारे में, गांधी जी का शक्तिशाली राष्ट्र की परिकल्पना उनकी नहीं थी। अगर समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्र, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से क्या ये उचित था क्या सर?
अब देखिए, ज्यादातर लोगों को तो भारतवर्ष और भारतवर्ष की तरह जो तमाम एशिया और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में जो देश नए से स्वाधीन बन रहे थे, अब उनके नागरिक की बात आप सोचिए, उन सबको तो लग रहा था कि ये जो यूरोप और अमेरिका की देश है, हाँ, साम्राज्यवाद विस्तार करके उन्होंने हमको नीचे रखा है और हमको तो अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, और इसलिए आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय है कि हमको शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। वो नहीं तो कैसे होगा? इतना सब उद्योगवाद बढ़ाना छोटी सी बात थोड़ी है। इसमें तो ये अब वो वही आशा है सबकी, और गांधी जी बिल्कुल उसकी उल्टी बात कह रहे हैं। कहते हैं हमें उद्योगवाद ही नहीं चाहिए, हमें ये राष्ट्र भी नहीं चाहिए, ये शक्तिशाली राष्ट्र। तो अब उचित अनुचित की बात नहीं है, बात तो ये है कि हमारे आंखों के सामने वास्तव ये है कि आज भी यही शक्तिशाली राष्ट्र कायम है, और मुंह में हम बोल रहे हैं कि उद्योगवाद और नहीं चलेगा, ये पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी, और ये डर भी घुसा है। पर ये उद्योगवाद ना एक पागल घोड़े की तरह है। अब सवार होके बैठे हैं, घोड़ा तो दौड़ रहा है और सामने खाद आ रही है, एकदम पहाड़ी दिख रही है। अब कब कुछ लोग को लग रहा है कि यार घोड़े को थोड़ा इसका रफ्तार को कम करे या घोड़े के सर को मोड़े, पर घोड़ा पागल है, घोड़ा तो मान ही नहीं रहा है, वो दौड़ रहा है एकदम अपनी गति से। ये हालत में है हम अभी, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, और गांधी जी की बात को इसलिए फिर से सोचना पड़ेगा। उस समय तो लोग नहीं माने थे, पर आज हमको फिर से बड़े गैर से उन्होंने क्या कहा है, इसको हमको सुनना पड़ेगा। हम कुछ लोगों को तो लगता है ऐसा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी सर, सर मेरा प्रश्न ये है, जब इंग्लैंड में इतने बड़े स्तर पर औद्योगिक परिवर्तन हो चुका था, तो गांधी जी चरखे के शायद वो ड्रॉप हो गई हैं, तो कोई दूसरे साथी अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी मैं बोल रहा था सर, मैं कप्तान सिंह बोल रहा हूँ सर, सिरोही राजस्थान से। सर ने अभी जो विचार रखे हैं, नैतिक शिक्षा की बात उन्होंने कही है गांधी जी के इस पूरे वक्तव्य में, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि नैतिक शिक्षा को किस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, और किस तरह से एक अच्छे नागरिकों के, इंसानों की निर्माण की जब बात हो रही है, भारत में इतने परिवर्तन हुए हैं शिक्षा की नीतियों में, और आगे भी इस पे पूरा शिक्षा जगत काम कर रहा है, तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के विचारों से एक नैतिक शिक्षा की जो बात आपने कही है, वो किस तरह से उसको ठीक से व्यवहार में लागू किया जा सकता है स्कूलों के अंदर? हाँ, तो ये जो जब हम कहते हैं कि हमको आधुनिक सभ्यता या उद्योगवाद नहीं चाहिए, उसका विकल्प ही ढूंढना है, तो बहुत ख्याल कीजिएगा, विकल्प का मतलब है आर्थिक विकल्प, उसका मतलब है टेक्नोलॉजी में विकल्प, उसका मतलब है राजनीति में विकल्प, उसका मतलब है समाज संस्कृति में विकल्प। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मैंने हिंद स्वराज में आपको दिखाने की कोशिश की कि गांधी जी बिल्कुल दूसरे अर्थनीति की बात कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया था स्वदेशी। गांधी जी बिल्कुल दूसरे तरह की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसको हम उपयुक्त टेक्नोलॉजी कभी कभी कहते हैं, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। गांधी जी बिल्कुल दूसरी तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। एक गांव स्वयं शासित होगा, 20-25 गांव में थोड़ी क्षमता रहेगी, 100 गांव में क्षमता रहेगी, ऊपर के स्तर में कोई क्षमता ही नहीं रहेगी। तो ये राष्ट्रवाद की भी बात नहीं कर रहे, ये सब मिला के है विकल्प। अब
अगर वो विकल्प है तो उसकी शिक्षा क्या होगी, आप सोचिए। तो मेरे ख्याल से मैं कहता हूं कि जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये दोनों शब्द भूल जाइए, राष्ट्र शब्द को ही भूल जाइए और ये नीति को भी भूल जाइए। हमको कोई राष्ट्रीय नीति की जरूरत नहीं है। गांव गांव से आपको ये जो विकल्प अर्थनीति है, ये जो विकल्प टेक्नोलॉजी है, ये जो विकल्प राजनीति है, उसका करिकुलम बनाना पड़ेगा आपको स्कूल में। वही स्वराज का करिकुलम है। तो उसमें ये जो संकट आया है पृथ्वी में, ये जो भारी संकट आया है उद्योगवाद के लिए, वो है आपके करिकुलम में। आप किताब खोल के देखिए, वहां अभी भी आप राज्य सरकार के किताबों में देखोगे कि खनिज बहुत अच्छा चीज है, उद्योग बहुत अच्छा चीज है, रासायनिक खाद दो, ये सब बातें कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। स्वराज की जो शिक्षा होगी, आपको उद्योगवाद के भयंकर रूप जो गांधी जी ने 1910 साल में दिखाए थे, वो आपके करिकुलम में लाना पड़ेगा। और उसका क्या विकल्प होगा, आपकी खेती कैसी होगी, आपका पशुपालन कैसा होगा, आपका जंगल कैसा होगा, आपकी गांव की सरकार कैसी होगी, ये रहना पड़ेगा आपकी शिक्षा में। तब तो वो नई तालीम होगी, आज की नई तालीम होगी। हेलो सर, नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं बांसवाड़ा जिले से बोल रहा हूँ, राजस्थान। बहुत अच्छा लगा, स्वराज के बारे में बहुत सारी चीजें आज कुछ नया मिला, ऐसा लगा। मैं यूं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो सरकार चल रही है केंद्र में, वो आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ बात कर रही है। क्या स्वराज उसमें हम आत्मनिर्भर भारत को इसमें कुछ देख सकते हैं क्या कि उसमें ऐसा कुछ है, इसमें स्वराज आएगा या गाँव या लोगों के पास कुछ जो गांधी जी ने सोचा था ऐसा कुछ होगा, ऐसा मान रहे हैं, या कोई और आत्मनिर्भरता है? देखिए, ये पूरे पृथ्वी के राजनीति में ये जो राजनीतिक खेल है, उसमें केवल हमारे देश में नहीं, हर एक देश में एक राजनीतिक पार्टी को तो जीतना है, क्षमता में आना है। और ये जो भारी भरकम सरकारी व्यवस्था बनी है, कोई पार्टी की नहीं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो लाखों लोगों का जो सरकार है, उसका मेन काम है उद्योगवाद की संरक्षण करना, उद्योगवाद को और आगे ले जाना। तो शब्द जो यूज करते हैं राजनीतिक नेता, उससे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वो शब्द तो जो मर्जी बोल देते हैं वो। तो ये अगर आप, और ये आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इसको हटा के जो दूसरी सरकार भी आएगी, उसको आप अगर बजट देखेंगे उसका, तो वो तो उद्योगवादी है, आपको लगेगा वो तो सब कुछ पैसा उद्योगवाद के पीछे ही कर रहा है। अब याद है गांधी जी ने 1910 में कहा था कि मेरे स्वराज का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश को हटा दो और उनके कारखाने को ले लो। तो इसका मतलब आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या, सब भारतीय जो करोड़पति है वो कारखाना बनाएंगे तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो हम उद्योगवाद में और भी फंसते जा रहे हैं एकदम। तो इसलिए आपको, जब हम कह रहे हैं कि आपको विकल्प चाहिए, पहला चीज उद्योगवाद का उल्टा है सीमा, 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 धन दौलत की सीमा, क्षमता की सीमा। धर्म का, असली धर्म का मतलब है सीमा, इससे ज्यादा और नहीं, बस ये असली बात है। ये जब कोई सरकार, किसी देश की सरकार बोलने रहेगी सीमा, इससे ज्यादा और धन दौलत नहीं, और बहुत सरकार अगर बोलने लगी ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा पहुंच गए, हमें और कम करना है, हम कम करते हैं। जो ग्रेटा थर्नबर्ग नाम की एक लड़की, स्वीडन की लड़की, आज 1-1.5-2 साल से चिल्लाई जा रही है 15 साल की उम्र से, कम करो, कम करो। अपने देश को कह रही है तुम झूठ बोलते हो,
तुम कहते हो कि परिवेश के बारे में जागरूक हो, नहीं, तुम्हारा बजट देखो, तुम झूठ बोलते हो, हर दिन बोलते, तुम झूठ बोलते हो। वो शिक्षा कहाँ है? वो शिक्षा हमें स्कूल में देनी है जिससे कि बच्चा वो झूठ को पता लगा सके कि ये तो झूठ है, ये बोलता एक है, करता उसका उल्टा है, वो झूठ है। नमस्ते। नमस्ते, मैं धर्मिष्ठा पंड्या बासाड़ा से। मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी आपने बताया था कि गांधी जी के बारे में आपके विचार बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर प्रस्तुति भी थी। गांधी जी को जितना हम जानते थे उससे ही कहीं ज्यादा हमने आज जाना है, ऐसा आभास हुआ, धन्यवाद उसके लिए। पर आपने कहा कि गांधी जी का ये था कि सांसारिक आवश्यकताओं पर रोक। तो अगर इंसान, कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगर भौतिक आध्यात्मिकता जितनी अनिवार्य इतनी भौतिक जीवन यापन के लिए भी जरूरी है, अगर उस पर ही इंसान रोक लगा देगा तो वो आगे विकास की ओर कैसे अग्रसर होगा? गांधी जी ने आवश्यकता पर रोक नहीं कहा है, आकांक्षाओं पर रोक कहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सीमा, गांधी जी का मेन चीज है कि हम सब अच्छी तरह रहेंगे, हम सब अच्छी तरह रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। इसके लिए उन्होंने लिखा है हिंद स्वराज में, ज्यादा धन की भी जरूरत नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि हम इतना गरीब रहेंगे कि हमको खाना भी नहीं मिलेगा, खाद्य वस्त्र वासस्थान भी नहीं रहेगा। रहेगा, जरूर रहेगा। और आज की हालात में तो हम जानते हैं कि प्रकृति की सीमा है। आज तो हम हिसाब भी लगा सकते हैं कि पूरे पृथ्वी के लोगों के लिए उचित भोग क्या है, उससे ज्यादा भोग करना अनुचित है। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा ये कार्बन फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये बातें सुनी होगी, और नहीं भी तो आप जान सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का प्रकृति पर कितना दबाव संभव है, उससे ज्यादा होने से प्रकृति बिगड़ जाएगी। ये आजकल हिसाब लगा के हम दिखा सकते हैं, और दिखा सकते हैं कि जो धनी देश हैं उनको नीचे उतरना है। वो उनके पास, वो तो कैंसर है, कैंसर होता है ना, कैंसर होने से बॉडी से वो जो कोष होते हैं वो बढ़ते ही जाते हैं। तो धनी देश वो तो कैंसर की तरह है, वो इतना बढ़ गए हैं कि वो पूरे पृथ्वी को खा के खत्म कर रहे हैं। उनको उतरना है नीचे। और हमारे देश में और दूसरे देशों में जहां बहुत गरीब लोग हैं, उनको थोड़ा ऊपर उठना है। पर सभी को कहना है कि ये सीमा है, इस सीमा तक उठेंगे, उसके ऊपर नहीं। आवश्यकताएं जरूर। मेरी आवाज? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। जी नमस्कार सर। हाँ बोलिए। मैं अफजल अहमद बोल रहा हूँ सर, प्रतापगढ़ से। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि फर्स्ट में सर आपने कहा था कि जो अमेरिका के जो शिक्षाविद है उनका एग्जाम्पल देते हुए कि उन्होंने ये बात रखी है कि समाज कैसा है वो जानकर हम जाने, उसके बाद हम उनको शिक्षा दें। हेलो हेलो। है उनको। आपकी बात अच्छे से नहीं आ रही भाई साहब, आपका कनेक्शन शायद कमजोर है। वो शायद यही कहना चाह रहे हैं सर कि समाज के आधार पे क्या हम अलग अलग समाज को अलग अलग प्रकार की शिक्षा देंगे, शायद उनका मंतव्य ये है पूछना आपसे। हाँ, तो वो तो हम पिछले 150 साल से, जब से स्कूली व्यवस्था पूरे पृथ्वी में छाने लगी थी, तब से हम देख ही रहे हैं कि एक एक समय एक एक राष्ट्र में तरह तरह के कुछ अलग अलग शिक्षा या शिक्षा के मूल्य दिए जा रहे थे। तो पर हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि पिछले 150 साल की जो स्कूली व्यवस्था है, ये उद्योगवाद की स्कूली व्यवस्था है। ये उद्योगवाद का जो कारखाना है
उस कारखाने से बनी मॉडल की स्कूली व्यवस्था है। तो अगर हमें उद्योगवाद का उल्टा चाहिए तो हमें बहुत कुछ उलटना पड़ेगा, बहुत कुछ उलटना पड़ेगा। आज के विषय में हम वो डिटेल में नहीं जाएंगे, पर कभी अगले दिनों का नई तालीम या अगले दिनों की शिक्षा व्यवस्था क्या हो सकती है, ये बदलाव को ख्याल रखते हुए कि उद्योगवाद का हम उल्टेंगे तो शिक्षा में भी बहुत कुछ उलट जाएगा, उसकी बात हम चर्चा कर सकते हैं। पर मैं एक चीज कहता हूं, हाँ बोलिए। धार्मिकता, सत्याग्रह, भौतिक संपत्ति की सीमा आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे तो सब कुछ उल्टा है, तो जैसे वो चाहते हैं धार्मिकता का कुछ अलग ही अर्थ लिया जाता है, तो गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में धार्मिकता का क्या अर्थ है? हाँ, तो ये मैं ठीक से समझा नहीं, क्योंकि एक बात तो मैंने कही कि गांधी जी कई बार ये धर्म का जिक्र करते हैं और हर एक बार कहते हैं कि मैं धर्म का मतलब ये जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये अलग अलग धर्म जो पूजा पाठ ये वो, इसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो धर्म के फाउंडेशन में जो नैतिक बातें हैं, जो सभी धर्म में लगभग एक ही है, उस धर्म की बात मैं कह रहा हूं। तो और जब उनको पूछा गया कि तो स्कूल में क्या धार्मिक शिक्षा होगी, वो कहते हैं हाँ, पर मैं धर्म का ये मतलब समझता हूं, वो आप लोग जो मतलब समझते हो और वो पुजारी और मुल्ला जो लोग समझते हैं, मैं वो नहीं समझता। ये है। तो एक तरह से हम उसमें एक और शब्द भी जोड़ सकते हैं, ये एक आध्यात्मिक बोध कह सकते हैं, जो जिसका मोटे तौर से मतलब है कि ऐसा एक बोध जहां हमको लगे कि हम पूरी मानवता के हम अंश हैं, या हम पूरे पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड के अंश हैं, हम जिसको हमारी भाषा में अहम ब्रह्मास्मि या वसुधैव कुटुंबकम नाम से कहा जाता था। ऐसा एक बोध अगर आए तो उसी को हम सचमुच का धर्म कहेंगे। जी सर, मैं पंचानन बोल रहा हूँ राजस्थान टोंक से। सर मेरा एक सवाल है कि गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच स्वराज्य को लेके जो असहजता थी, तो आपस में वो कैसे चर्चा करते थे? गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर। ओहो। तो गांधी और रविन्द्रनाथ में तो काफी बहस हुए हैं और बहुत शानदार किताब भी है। उन्होंने जितने पत्र एक दूसरे को लिखे थे, उन सब को मिला के एक किताब मेरे ख्याल से हिंदी में भी मिलती होगी आजकल, पर अंग्रेजी में है और बड़े शानदार पत्र है। अब इतना मजा लगेगा आप अगर पत्रों को पढ़ें, तो उनमें आमने सामने भी जितने बार वो मिले हैं, तर्क वितर्क हुआ है और चिट्ठियों के द्वारा भी हुआ है। और रविन्द्रनाथ ने कभी कभी बड़े बहुत लंबे लंबे लेख लिख दिए थे गांधी जी से तर्क करने पर मैंने जो पढ़ा है अभी तक और मैंने जो समझा है, स्वराज की धारणा में मुझे लगता है कि गांधी और टैगोर में बहुत सादृश्य है, और मैं उसी पर एक क्लास लेता हूं, गांधी टैगोर के मिश्रित भावनाओं पर। तो हाँ, तो कुछ अलग थे भावना, पर मूल तौर पर तो स्वराज की जो आइडिया थी वो गांधी जी और टैगोर का एक ही था, मुझे लगता है। सब्यसाची भट्टाचार्य जी और उन्होंने कंपाइल स्टोरी उन्होंने कंपाइल किया, वही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, और उसको रिव्यू में डाले थे रामचंद्र गुहा जी ने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे मतलब कंपाइलेशन। बिल्कुल हाँ। तो वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर कोई डिफरेंसेस था क्या सर दोनों में?
हाँ, तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि जहां तक शिक्षा का सवाल है वहां भी मुझे लगता है कि गांधी और टैगोर में बहुत समानताएं थी। उनके विचार काफी एक जैसे थे। और नई तालीम 1937 में जब गांधी जी ने प्रस्ताव दिए, उसके पहले ही, उसके 10 साल पहले ही 1926 में टैगोर ने शांति निकेतन के पास श्रीनिकेतन में उसी तरह की एक स्कूली व्यवस्था शुरू कर दी थी। और गांधी जी जिनको ले आए थे शांति निकेतन से नई तालीम की शुरुआत के लिए, आर्य नायकम जी और उनकी स्त्री आशा आर्य नायकम, दोनों ही टैगोर के उस जो परीक्षा मूलक स्कूल थी जो उसमें उन्होंने काम किया था। तो एक दूसरे से तरह तरह से सीखना, एक दूसरे से एक दूसरे को और सशक्त करना, स्कूल के मामले में भी ये काम भी बहुत इंटरेस्टिंग है गांधी जी और टैगोर के बारे में। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कह के संबोधित करते थे, उसके पीछे कोई फिलोसफी और कोई था क्या सर कुछ? हाँ, वो तो गुरु है, देव है। और टैगोर ने भी उनको महात्मा कहना शुरू किया, कहा। जी जी बिल्कुल। तो एक दूसरे के साथ बहुत ही बढ़िया संपर्क था। सब समय एक मत नहीं रहते हुए भी इतना प्रेम का संपर्क था कि कहो ही मत, एकदम अंत तक गांधी और टैगोर में। और इससे भी हमें सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम सब समय सब बात पर सहमत हो और हमें कोई भी वितर्क ना हो, पर फिर भी इतना जरूरत होने पर एक दूसरे के साथ जाना, एक दूसरे की सहायता करना और एक दूसरे के साथ सचमुच भ्रातृत्व और प्रेम का संपर्क रहना, ये भी सीखने की चीज है। सर और एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज जानना था, दोनों के बीच जब कम्युनिकेशन होता था तो लैंग्वेज कौन सा होता था? अंग्रेजी होता था या हिंदी, या किस लैंग्वेज में दोनों कम्युनिकेट करते थे? अंग्रेजी में ही होता था। और गांधी जी को एक समय लगा उन्हें बंगाली सीखनी चाहिए, तो रोज सुबह उठ के वो थोड़ा बंगाली सीखने लगे, प्रैक्टिस करने लगे। तो एक समय कहते हैं कि 1947 में जब बंगाल की हालत तो बहुत खराब, हिंदू मुसलमान सब दंगे चल रहे हैं, तो गांधी जी आए थे थोड़ा आग को अगर कम किया जाए, तो और रोज सुबह उठ के थोड़ा बंगाली प्रैक्टिस करते थे। तो हाल ही एक बंगाली लेखक ने लिखा है कि बंगाल में कोई बंगाली नहीं था, बंगाल में तब केवल हिंदू और मुसलमान थे, बंगाल में एक ही बंगाली था और वो था गांधी जी। तो हाँ, उनके बीच बात तो अंग्रेजी में ही होती थी। सुजीत भाई, राजीव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये कुछ ऐसे विचार प्रचलित रहते हैं समाज में गांधी जी को लेकर, और खास तौर पे जब क्रांतिकारियों की बात होती है, भगत सिंह को लेके, तो एक परसेप्शन बना हुआ है कि गांधी जी और भगत सिंह में क्या समानता थी और समानता थी, और एक बड़ा मत ये है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते, और उन्होंने उसके लिए प्रयास नहीं किया। ये पॉपुलर ओपिनियन है और इसके इर्द गिर्द काफी बहस चर्चा परिचर्चा होती है। तो तथ्य क्या है इसमें? ये राजीव, मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ और इतना लिखा गया है इस पर कि मेरे कुछ अलग विचार नहीं है। एक ही लाइन में मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्रांतिकारी भगत सिंह भी नहीं, उसके पहले इंग्लैंड में मदन लाल धिंगड़ा, जब गांधी जी लंदन गए थे, जिसके बाद उन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी, तो जो लोग राजनीतिक हिंसा का काम कर रहे थे, तो गांधी जी ये कहते थे कि वो तो देशभक्त तो है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, पर वो कहते थे कि इनकी गलतफहमियां हैं, इनके विचार इस मामले में, हिंसा के मामले में इनके विचार से मैं बिल्कुल असहमत हूं। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि हिंसा के जरिए
कोई सपनों का समाज आ सकता है। आता पूरा ये है। थैंक यू तो जाना ही पड़ता। हेलो 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 हाँ बताइए। हेलो नमस्कार सर। जी सर, मैं प्रतापगढ़ से। मेरा ये है कि जैसा कि गांधी जी ने कहा स्वराज, स्वराज की अवधारणा उन्होंने ये बताया था कि स्वराज का अर्थ है अपने ऊपर राज। तो आज भी हम कहीं ना कहीं देख, तो इसकी आज भी हमें कहीं ना कहीं आवश्यकता है सर स्वराज की। तो मैं सर ये आपसे और ये जानना चाहती हूँ कि इसकी और वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, और एक शिक्षक होने के नाते हम अपने विद्यार्थियों को इस स्वराज से और क्या क्या दे सकते हैं सर, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके और इसका लाभ उठा सके और इसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को दे भी सकें सर। हाँ तो एक तरह से तो आप कह रहे हैं कि मेरा लेक्चर फिर से दे दूं मैं 1 घंटे का। नहीं तो ये जैसा कि आपने समझा ही होगा कि गांधी जी का स्वराज है कि हर एक व्यक्ति पहले तो आत्मनियंत्रण करना सीखे, और अगर वो ये करता है तो साथ ही साथ ये उद्योगवाद की जो राजनीति, तकनीकी जो अर्थनीति है उसको वो नकारना सीखेगा, और उसका विकल्प क्या होगा, तब उत्पादन व्यवस्था क्या होगी, बाजार क्या होगा, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसका विचार वो करना सीखेगा। और ये क्या होगा और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, ये बातें हमारी स्कूली शिक्षा में आनी है। और उसका आज एक तो काफी एकदम सीधा सा मामला है कि हम प्रकृति से जितना ले रहे हैं, हम प्रकृति को जितना निचोड़ रहे हैं, प्रकृति पर हम जितना दबाव डाल रहे हैं, वो हमको समझना पड़ेगा। हमारे क्लास 1 की शिक्षा किताब से वो एज के अनुसार में ये तो रहना पड़ेगा कि हम प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, और ये करते करते हम अपने बीच भयानक प्रतियोगिता कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। ये पूरे चीज को समझना पड़ेगा, और इसका विकल्प क्या हो सकता है वो हमारी स्कूली शिक्षा में रहना पड़ेगी कि उस विकल्प हमारे पास टोटल विकल्प बना नहीं है, उसको बनाना है हमें। तो हम खुद को लगता है कि क्लास 3, 4, 5 से ही वो विकल्प हम क्या बनाएं, वो हमारी सिलेबस में रहना चाहिए। करके देखना है, शिक्षक और छात्रों को मिलके करके देखना है कि खेती होगी तो कैसी होगी, घर होगा तो कैसा होगा, और कैसा नहीं होगा, हमारे कपड़े होंगे तो कैसा होंगे, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये हमारे करिकुलम में रहना है, बहुत जोर से रहना है। तभी हम, और स्वराज तो सीमा, स्वराज मतलब नियंत्रण, सीमा, उस सीमा के बिना तो हम पूरे पृथ्वी नष्ट हो जाएगी अभी। ये है। हेलो हाँ बताइए जी, नमस्ते जी, मैं राजेश्याम चौधरी टॉक बिग टॉक से बोल रहा हूँ जी। सर, गांधी जी को पूरा देश आदर्श मानता है और गांधी जी ने देश के लिए सब कुछ किया है, तो इसमें उस समय में इनके वैचारिक समानता नहीं थी, इनसे निकल के ग्रंथल क्यों बन गया, पहली बात नरेंद्र और ग्रंथल। दूसरी बात, दोनों देश की बात कर रहे थे, फिर भी इनमें वैचारिक असमानता कैसे हुई। नंबर 2 बात यह है, ये देशभक्त थे, राष्ट्र निर्भर थे, तो आरएसएस वाले नाथूराम गोडसे को एक देशभक्त मानते हैं, तो नाथूराम गोडसे ने इनकी मृत्यु क्यों कर दी। हेलो हाँ, तो ये मैं इतने सब का प्रश्न तो 2-3 लाइनों में देना मुश्किल है, पर एक बात आप बहुत गैर से सुन लीजिए। 1910 साल में जब गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी, उसकी जो स्वराज सीमा
उद्योगवाद के विरुद्ध जो बात थी, ये लोगों ने नहीं माना। ज्यादातर लोगों ने जो वो किताब पढ़ी, उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ये गांधी जी की उटपटांग बातें हैं, ये सब नहीं मानना है। 1916 में मेरे पिताजी का जन्म हुआ। 1930 के दशक में मेरे पिताजी गांव के छोटे किसान के बेटे, स्कूली शिक्षा में बहुत अच्छा किया, स्कॉलरशिप मिली, कलकत्ते के कॉलेज में पढ़ने आए, बीएससी पास की, एमएससी पास की। आपको क्या लगता है मेरे पिताजी गांधी जी के भक्त बने थे तब? उनको तो नौकरी चाहिए, उनको तो तरह तरह के नए नए कारखाने बसाने हैं, वो क्यों गांधी जी के भक्त बनने जाएंगे? उनका कहना था कि देखो ये गांधी जी शांत टाइप के आदमी है, गांव के लोगों को सब जमा के ब्रिटिश के विरुद्ध ने ये असहयोग आंदोलन वांदोलन कर दिया, अब उनका काम खत्म। अब उनके जो विचार हैं, आर्थिक विचार हैं, टेक्नोलॉजी, वो बिल्कुल बेकार के हैं, एकदम नहीं सुनना है। हमें तो नेहरू की बात सुननी है, हमें तो समाजवाद, धन तन पूंजीवाद, उद्योगवाद की तरफ हमें जाना है। तो सभी लोगों की यही राय थी, गांधी जी की बात किसी ने नहीं सुनी थी। ये पहली बात है। तो एक तरह से वो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आरंभ में ज्यादातर जो लोग थे वो तो एक जापान की तरह राष्ट्र चाहते हैं, आग्रासन वाली राष्ट्र जो दूसरों के मार देगी, दूसरों को पीटेगी, राइट, जिसमें बहुत शोर शराबा होगा और जो उद्योगवाद को आगे ले जाएगी, उस तरह का राष्ट्र चाहती है। और गांधी जी वो राष्ट्र नहीं चाहते। तो आरएसएस जो थी, आरएसएस की तो फिलॉसफी यूरोप से ही आई थी कि हमको इटली की तरह सख्त राष्ट्र बनना है, हमको जर्मनी की तरह सख्त राष्ट्र बनना है, हमको बड़े आर्मी करना है, आग्रासन वाली राष्ट्र करना है। तो और गांधी जी तो एकदम दूसरी बात बोल रहे हैं, आग्रासन का तो चिन्ह ही नहीं रहेगा वहां। तो इसीलिए एकदम जिसको हम कहते हैं एक फंडामेंटल लेवल में ये आरएसएस टाइप का जो दर्शन है वो कभी भी गांधी जी के साथ नहीं मिलेगा। ये बहुत संक्षेप में मैं उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं, पर मोटे तौर पर ये आप याद रखिए कि 20वीं सदी में ज्यादातर लोग तो उद्योगवादी चाहते थे, राष्ट्रवादी चाहते थे। गांधी जी को ये दोनों नहीं चाहिए, इसलिए लोग उनको थोड़ा पागल कहेंगे छोड़ो यार, जो कहा है उन्होंने गोली मारो। आज जब पृथ्वी नष्ट होने को है, जब इतना भारी संकट सामने आ गया है, तब फिर से अच्छा चलो देखते हैं गांधी जी ने क्या कहा था, क्या लिखा था। चलो केवल भारतवर्ष में नहीं, दूसरे देशों में भी जो विकल्प की बात सोच रहे हैं, अब फिर से वो गांधी जी को लेकर पढ़ने लगे हैं। इतने साल तो किसी ने कुछ सोचा भी नहीं था। सर पंचानन बोलो, टोंक राजस्थान से। सर गांधी जी के साथ जो संबंध नेहरू जी के थे, तो नेताजी सुभाष बोस की भी संबंध ऐसे थे क्या नेहरू जी के साथ? क्योंकि एक उसमें ग्रुप थे जैसे सरदार पटेल, जीडी बिरला, जीबी पंत और राजेंद्र प्रसाद, जो सुभाष बोस जी को अपोज करते थे मीटिंग में। तो इनके तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा था और रिलेशनशिप कैसा था, स्वराज या फ्रीडम? मैं ये प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। एक्चुअली वो हमारे आज के वक्तव्य के साथ ज्यादा कुछ संपर्क नहीं है इसका। ये बहुत डिटेल की बातें हैं, किसके साथ क्या संपर्क था ये जानना जरूरी नहीं है। मेरे लिए आज मैं जो वक्तव्य रख रहा था उसमें ये जानना जरूरी है कि आप लोगों ने जिन जिन का नाम किया था वो सब उद्योगवाद के ही सपोर्टर थे। जहां तक उद्योगवाद का प्रश्न उठता है वो गांधी जी के पक्ष में नहीं थे। वो सुभाष बोस ही हो, नेहरू हो, पटेल हो, बिरला हो, ये हो, वो हो, सभी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हेलो जीत भाई, मुझे लगता है कंक्लूड करना चाहिए, काफी समय हो गया। सुजीत जा भी थक गए होंगे 2 घंटे हो गए हैं। हाँ ठीक है।
जीत कहाँ गया? तो राजीव तुम ही खत्म कर दो। हाँ तो सुजीत दा हाँ हाँ जीत हेलो? भाई आ गए हाँ, प्लीज। अरे वो मेरा ना सिग्नल खराब हो गया उसका, तो मैं फोन से जुड़ रहा हूँ अभी। हाँ हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत दा। बहुत अच्छी बातचीत रही और काफी लोगों ने काफी सवाल भी पूछे। और ये जो हम लोगों ने यहाँ पर गांधी दर्शन को समझने का एक क्रम शुरू किया है, उसमें हम एक कदम आगे बढ़े। आशा करते हैं कि हमारे शिक्षक साथी गांधी जी को थोड़ा और बेहतर समझने की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे हिंद स्वराज की पुस्तक से उनका आज परिचय हुआ, तो इस पुस्तक को और थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे। और आज के आधुनिक समय में बहुत सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान होंगी समझना, क्योंकि हम तब और आज में 110 111 साल का फर्क आ गया है। तो बहुत सारी चीजें उद्योगवाद में आगे बढ़ी हैं, और जो गांधी जी तब विजुलाइज कर रहे थे उसको देखना समझना बहुत आसान है अब हमारे लिए। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों का अध्ययन इस दिशा में बढ़ेगा, और हम ऐसे ही आगे और कार्यक्रम कुछ आयोजित करेंगे, जिससे हम गांधी दर्शन को तो समझे ही, लेकिन साथ साथ में कुछ अपने जीवन का मूल्यांकन भी करें, और शायद उस तरफ हम पर सोचने समझने को मिले, तो हम अपने विद्यालयों में भी कुछ ऐसी चीजें शुरू कर पाएं जो शायद हमको स्वराज की दिशा में मोड़ने का काम करें। तो इतना कहना था, साथ में सभी लोगों का धन्यवाद देना है जिन्होंने आज भागीदारी की और जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योगदान किया। और सुजीत दा को एक बार पुनः धन्यवाद। हम उनसे आगे भी कभी कभी इस संदर्भ में संपर्क करेंगे और उनकी मदद लेंगे। तो शुक्रिया। शुक्रिया। तो हम अब अपना कार्यक्रम क्लोज कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सभी को के लिए। कॉल हम क्लोज कर सकते हैं। साकिब भाई आप वहाँ से अटेंडेंस शीट लो करके क्लोज कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सभी को। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक्स टू ऑल। म्यूट कर, उन्होंने आगे से कर नहीं, अभी खुल गया देखो आपका, ये कोई भी उन्होंने जो ये बंद हो गया। बढ़िया। साकेत भाई अभी जुड़े हैं क्या साकेत? हाँ सर, बस अपने लोग ही जुड़े हुए हैं। बीच बीच में करता हूँ मैं अपडेट।
क्या चीज? हाँ यार मेरे को बस सेव हो रखा है क्या सब? बंद कर सकते कर दे तो ज्यादा सेव ही होगा, नहीं भी हो तो चलेगा। क्या हुआ जीत भाई? जीत भाई नमस्कार। मुकेश सब जाओ भाई, भूल गए हो क्या? जीत भाई सुन पा रहे हो?